वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे मोलैलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, परसेंट डिस्टेंस बाय मास, परसेंट डिस्टेंस बाय वॉल्यूम, सब हम लोग समझ लिए थे। तो आज हम लोग समझेंगे, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाए थे। तो आज हम लोग समझेंगे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन क्या होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। चलिए तो समझते हैं मोलैलिटी क्या होता है। तो देखिए मोलैलिटी होता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट। ठीक है, तो याद रखना मोलैलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। मोलैलिटी क्या होता था, तो 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। 1000 ml, ml किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है, लेकिन ग्राम किसका यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो मोलैलिटी होता है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, और मोलैलिटी होता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट। ठीक है, याद आएगा ये वाला बात। चलिए आपको इस तरह से लिख दे, 1.2 स्मॉल m ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना 1.2 मोल सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट contain 1.2 मोल ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए, अब हम लोग इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए लेट कर लेते हैं हम लोग W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, W ग्राम है सॉल्वेंट का, W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन NB नंबर ऑफ मोल, है ना, B का नंबर ऑफ मोल, NB मोल ऑफ सॉल्यूट का NB मोल दिया है W ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, W ग्राम सॉल्वेंट के अंदर NB मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना कंटेन करेगा, कितना मोल सॉल्यूट कंटेन करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन NB बाय W, किसका, सॉल्वेंट का वेट है ना, W ग्राम, है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल सॉल्यूट कंटेन करेगा। तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना मोल सॉल्यूट कंटेन करेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, 1 ग्राम इतना कंटेन कर रहा है तो 1000 ग्राम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो W से डिनोट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किसमें होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया, और मोल ऑफ सॉल्यूट इस तरह से लिखेंगे ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मेरा मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया, मोलैलिटी नहीं है ये, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला आ गया, देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू, अच्छा NB क्या है, तो सॉल्यूट है, तो NB क्या होगा, NB जो होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, है ना। यहाँ पे हम तोड़ देते हैं इसको, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB मॉलिक्यूलर मास इंटू मास ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये W क्या डिनोट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे स्मॉल m लिख देंगे, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, क्लियर है बात यहाँ तक। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन।
क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है जो कंटेन कर रहा है 50% बाय मास कंटेन कर रहा है 50%, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये जनरली रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है ये, रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी समझिए, रिलेटिव डेंसिटी है। कहने का मतलब क्या है, इस बात को जान लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम है। देखिए, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, वो एक डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस के रेफरेंस फ्रेम में लिया जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए आप एक कंटेनर के अंदर वाटर फिल किए हुए हैं, ठीक है, वाटर के अंदर एक बॉल को डाल दिए, ठीक है, एक बॉल को डाल दिए, ठीक है। अब इस बॉल का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, इस बॉल का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, ये रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ से हम लोग फाइंड होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो हो गया वो क्या हो गया, डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ बॉल वो से डिनोट करिए डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालना है, जैसे रिफरेंस फ्रेम के अंदर हो सकता है केरोसिन के अंदर बॉल को डाल दी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉल कितना है, बाय डेंसिटी ऑफ केरोसिन, समझ में आ रहा है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी। तो क्या रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट होगा क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं इसी को, Hg, ठीक है। क्या इसका डेंसिटी होगा, देखिए इसका यूनिट अगर सपोज कीजिए ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर ml, ठीक है। देखिए दोनों का जो भी डेंसिटी देखिए कट जाएगा यूनिट, तो क्या होगा, इसका कोई यूनिट होगा, यूनिट लेस होगा, ठीक है। ये बस, तो यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ तक बात। तो देखिए यहाँ पे हम लोग तो रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, इसका यूनिट नहीं होता है, क्लियर है बात। तो ये 1.8 डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का रिलेटिव डेंसिटी। डिटरमाइन हमको फाइंड करना है मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करना है, मोलैलिटी फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी, ये सब फाइंड करना है हम लोग। चलिए तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए परसेंट मास दिया हुआ है ना, बाय मास 50% बाय मास दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग को समझ में आ गया कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, तो H2SO4 सॉल्यूट है मेरा, तो कितना है 50 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 50 ग्राम है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम है ना, परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास पाए थे ना हम लोग, क्या था उसमें, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना मास प्रेजेंट, ठीक है। कोई लिख देता है 15% बाय मास, 50% बाय मास, 15% बाय मास, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या है 15 ग्राम, और 15% बाय मास किसी का होगा, हो सकता है HCl का होगा, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम HCl, इस तरह से ये मतलब हुआ। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं, वही बात है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में इसको समझे हैं, अगर आप नहीं देखे हैं लास्ट लेक्चर तो उसको देख लीजिए। चलिए तो लिखते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास बोला है ना, तो यहाँ पे बस लिख देता है मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया मेरे पास, बाय मास बोला है 100 ग्राम, और मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया, मास ऑफ H2SO4 हो गया, मास ऑफ H2SO4 हो गया कितना 50 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन का मास पता चल गया, सॉल्यूट का मास पता चल गया जो H2SO4 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल जाएगा, कर लेते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वो 100 ग्राम 100 माइनस 50 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 50 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 50 ग्राम आ गया, ठीक है। अब हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल लेते हैं उसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इसको W से डिनोट कर देंगे, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय डेंसिटी होता है ना, मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे मास बाय स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी है जो एक तरह का ग्रेविटी। तो मास कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास कितना है, देखिए 100 ग्राम है, यहाँ पे 100 पुट करेंगे, बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1.8, तो यहाँ पे 1.8 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा इतना ml क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। ये भी पता चल गया, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट W। चलिए अब हम लोग एक एक करके सबको फाइंड कर लेते हैं।
पहले फाइंड करते हैं हम लोग, फर्स्ट में फाइंड करते हैं मोलैरिटी। क्या फाइंड करते हैं पहले? मोलैरिटी। पहले फाइंड करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगा? तो देखिए मोलैरिटी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय molecular mass of solute into volume of the solution, W into 1000 by M into V, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको W से डिनोट कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना, WB जनरली लिख देते हैं इसको, WB, है ना। नहीं तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो WW रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं WB, इसको लिख देते हैं MB, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, WB into 1000 by मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो WB कितना दिया हुआ, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कितना, सॉल्यूट का मास 50 ग्राम, यहाँ पे 50 पुट कर देंगे इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, यहाँ पे कितना होता है 98 ग्राम पर मोल होता है ना, तो यहाँ पे 98 पुट कर देंगे, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, देखिए 100 बाय 1.8, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, 1.8 ऊपर चला गया होगा, है ना, 1.8, ठीक है। ये दो जीरो चला गया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक 10 आएगा, तो इस जीरो से ये भी चला जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ गया 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 98, ठीक है। यहाँ पे कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है, यहाँ पे कट गया। और अब इसको कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालते हैं, देखिए क्या आंसर आता है, तो आएगा कितना 9.18 मोलैरिटी, ये आ गया मेरा आंसर, मोलैरिटी आ गया, ठीक है। 9.18 मोलैरिटी मतलब 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 9.18 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्लियर है बात, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ है सॉल्यूट के तौर पे। चलिए हम लोग नॉर्मेलिटी फाइंड कर लेते हैं इसका। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, तो पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ लेते हैं, तो H2SO4 किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, देखिए ये किस तरह से टूटता है, तो देखिए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ता है इक्विवेलेंट वेट का, तो यहाँ पे क्या होगा 2H प्लस में टूटा प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है, SO4 2 माइनस में, तो इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालेंगे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालते हैं हम लोग, तो देखिए इसका मोलर मास कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो 98 हम लोग जानते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना है, एसिड है तो H प्लस देखेंगे, तो H प्लस कितना है, तो 2 है, डिवाइड करेंगे मतलब कितना आ गया, इक्विवेलेंट वेट 49, यहाँ पे 49 आ गया, ठीक है। चलिए हम नॉर्मेलिटी फाइंड कर लेते हैं, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब E इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, और W बाई E, दोनों को W बाई E क्या बोलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है, ये क्या आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, इज इक्वल टू W कितना दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है H2SO4 कितना 50 ग्राम, तो यहाँ पे B लिख देते हैं हम B, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट तो जानते हैं, यहाँ पर ये भी, इसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और डब्ल्यू भी कितना 50 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ई बी इक्विवेलेंट वेट हो गया 49 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 100 बाय 1.8, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, ऊपर में गया 1.8, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक और 10 आ जाएगा, देखिए ये 10, ये 100, यहाँ से ये खत्म हो गया, है ना, तो कितना आया 50 इंटू 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है, 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 49, तो इसको हम लोग कैलकुलेटर के अंदर डालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या आता है, 18.36, ये आ गया क्या नॉर्मेलिटी, ये क्या आ गया नॉर्मेलिटी, ठीक है बात। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 18.36 ग्राम इक्विवेलेंट इसका H2SO4 का प्रेजेंट, क्लियर है बात। अब तीसरा हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या, मोलैलिटी फाइंड कर लेते हैं, मोलैलिटी,
तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो WB नंबर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 50 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना था H2SO4 का 98 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था। देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाले ना कितना 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम, यहाँ पे 50 पुट कर देंगे, ठीक है। ये 50 से ये 50 कट गया, कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 98। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो आएगा वैल्यू 10.20 m। मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 10.20 मोल इसका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हो गया मेरा आंसर, तो तीनों चीज हम लोग निकाल लिया। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी कैलकुलेट करना है ऑफ 1.2 मोलैलिटी दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का 1.2 कैपिटल M Na2CO3 सॉल्यूशन। मतलब सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का मोलैलिटी दिया हुआ है, हमको मोलैलिटी फाइंड करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 2.48 ग्राम पर ml, डेंसिटी दिया हुआ 2.48 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जानते हैं इसको पढ़ते थे किस तरह से, फर्स्ट लेक्चर में आप लोग मोलैलिटी पढ़े हैं तो देखिए देख लिएगा वाला लेक्चर, तो बताइए क्या होगा 1.2 m Na2CO3, इसका मतलब क्या होता है 1000 ml। क्या पहले इसको समझिए, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 1.2 मोल सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, इसका मतलब यही होगा। लेकिन हम दिखाए हुए थे इस तरह का, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 1.2 मोल सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है ना। मोलैलिटी दिया हुआ तो यहाँ पे हमको पता चल गया ना कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 1.2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया 1000 ml, है ना। यही तो इसका मतलब है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 1.2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही ना इस लाइन का मतलब है। तो यहाँ से हमको पता चल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कौन है सोडियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना है ये 1.2, ठीक। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट हो गया मेरा 1.2। दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया 1000 ml है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया मेरा कितना 1000 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी को, तो बस तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हम लोग को पता है, वॉल्यूम कितना है 1000 इंटू डेंसिटी कितना है 2.48, पुट कर देंगे 2.48। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 जाएगा, 100 से मतलब 2480 ग्राम, 2480 ग्राम, है ना। 2480 ग्राम क्या आ गया मैं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 2480 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अच्छा अब हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला, मोल का तो फॉर्मूला पता है, उसी को यूज कर लेंगे सॉल्यूट, ठीक है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। तो हमको ये वाला मास फाइंड करना है, तो हम मोल को मोलर मास से, उस सॉल्यूट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए मोल कितना दिया हुआ है, तो मोल है सोडियम कार्बोनेट का 1.2,
सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, तो 106 होता है ना। नहीं पता तो देखिए किस तरह से कहते हैं हम लोग। तो सोडियम लास्ट क्लास में किए थे, इसका देख लीजिए। यहाँ पे फिर से हम कह देते हैं सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कैसे निकालते हैं, Na2CO3। सोडियम का मोलर मास कितना होता है, सोडियम का मोलर मास होता है 23। कितना एटम यूज हो रहा है, 2 एटम यूज हो रहा है, तो 23 इंटू 2। कार्बन का होता है, कार्बन के एक एटम का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, मोलर मास होता है इसका 12। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 एटम है तो 16 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 48, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 106। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 127.2 ग्राम। तो ये वाला भी आ गया, मतलब सॉल्यूट का भी मास पता चल गया हमको, सॉल्यूट का मास पता चल गया, उसके साथ साथ सॉल्यूशन का मास भी पता है हमको। मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास का माइनस कर देंगे, सॉल्यूशन के मास को माइनस कर देंगे सॉल्यूट के मास से, तो 2480 माइनस 127.2, इसको जब माइनस कर देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना 2352.8 ग्राम। किसका मास होगा, सॉल्वेंट का मास होगा, ठीक है। तो इसको W मान लेते हैं, ठीक है। इसको मास ऑफ सॉल्यूट इसको मान लेते हैं WB, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो जानते हैं क्या होगा 106, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं MB का वैल्यू भी लिख देते हैं, MB मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कितना हो गया, तो मोलिकुलर मास हो गया 106 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा चलिए, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट W, ठीक है। तो W भी कितना दिया हुआ है 127.2, सॉल्यूट का मास मतलब सोडियम कार्बोनेट का मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB कितना दिया हुआ है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 106 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 2352.8, 2352.8 ग्राम। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर वैल्यू आएगा मेरा 0.051, ये आ गया मेरा मोलैलिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया किस तरह सॉल्व करना है इस तरह क्वेश्चन को। तो हम प्रैक्टिस शीट के अंदर क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग घर पे बनाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.5 मोल क्या सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। क्लियर है बात, ज़्यादा समझ में आ गया। चलो अब हम लोग समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। मतलब एक सब्सटेंस का रेशियो है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ, मतलब रेशियो है, मतलब एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के अंदर कितना सब्सटेंस है उन सब का मोल, उसका रेशियो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस तरह समझिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। सपोज इस कंटेनर के अंदर वाटर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर क्या वाटर है, फिर शुगर भी है, फिर सॉल्ट भी है, ठीक है, समझिएगा अच्छे। वाटर का N1 मोल मतलब N1 मोल वाटर का प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, N2 मोल सॉल्ट प्रेजेंट है और N3 मोल शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का क्या लिए थे हम लोग, वाटर का N1 लिए थे ना,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, तो उसको हम लोग x1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को, x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, मतलब कितना मोल वाटर है, n1 मोल वाटर है, बाय कितना मोल सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस है, सब सॉल्यूशन का सम, तो n1 मोल वाटर प्लस n2 मोल सॉल्ट प्लस n3 मोल शुगर। इस तरह से हम लोग क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल देंगे, समझ में आया। उसी तरह से अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू उस, देखिए क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन का मतलब उस कंपोनेंट का, किसका, तो सॉल्ट का नंबर ऑफ मोल कितना है n2 डिवाइडेड बाय कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कितना मोल सब्सटेंस है, तो n1 है प्लस n2 है प्लस n3 इन सब का, ठीक है। उसी तरह से x3 शुगर का निकालेंगे तो कितना है, n3 मोल क्या है शुगर, उसका पार्टिकुलरली शुगर का डिवाइडेड बाय शुगर का ये मोल फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो n1 प्लस n2 प्लस n3, जितना सब्सटेंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उन सब का, सब के मोल का सम। क्लियर बात, तो इस तरह से निकालते हैं हम, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग लाइन से समझते हैं क्या, तो समझ में आ गया किस तरह से मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, सबसे लेट मान लेते हैं, लेट n1 n2 n3 अप टू nn, ठीक है, इतना मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है, इतना नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, मतलब n मोल, ठीक है, n1 n2 n3 मतलब इतना कंपोनेंट मोल प्रेजेंट है किसका, एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। हो सकता है ये n1 कुछ और सब्सटेंस होगा, n2 दूसरा सब्सटेंस, n3 अलग सब्सटेंस है, ठीक है, अप टू n सब्सटेंस है जिसका अलग अलग मोल है, ठीक है, इतना कंपोनेंट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, तो सबका सम कर देंगे ना, देयरफॉर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, इसको कैपिटल N से डिनोट कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो सबका समेशन n1 फर्स्ट नंबर सब्सटेंस का कितना मोल है n1 प्लस सेकेंड नंबर सब्सटेंस का n2 प्लस n3 अप टू ऐड होगा nn, ठीक है, कितना सब्सटेंस उसका मोल। अब मोल फ्रैक्शन, सबका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यहाँ पे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब n1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, कितना है कैपिटल है, बस डाल दिए, n1 n2 n3 इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट n माने थे हम लिख दिए। उसी तरह से लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, मतलब x2, तो यहाँ पे लिखेंगे n2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। उसी तरह से nth कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ nth कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब xn का कितना होगा, इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल ऑफ nth कंपोनेंट डिवाइडेड बाय n, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो अब देखिए सबको हम ऐड कर देते हैं, तो क्या कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, सपोज कीजिए x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट अप टू मोल फ्रैक्शन ऑफ nth कंपोनेंट। अब इस इक्वल टू लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कितना है, n1 बाय कैपिटल N, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकंड कंपोनेंट n2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल n, ठीक है। उसी तरह से कितना तक चलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ nth कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ सॉल्यूशन, हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इन सबको एल्सियम देंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में देखिए n1 प्लस n2 प्लस अप टू कहाँ तक nn तक, इस तरह से आएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ठीक है। अब देखिए
अब N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू N कितना था ये वाला वैल्यू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना, N कैपिटल N आ गया, फिर से यहाँ पे कितना आ गया N बाई N, है ना। इसका वैल्यू क्या है टोटल, इस टोटल का वैल्यू कितना है N है, ये देखिए ये वाला N, यहाँ पे N बाई N तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ nth कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n कंपोनेंट है तो सबका समेशन मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा फॉर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, और हमको सेकंड कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का पता है, तो x2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, हो गया, इस तरह से निकाल देंगे हम, क्लियर है बात। तो देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ nth कंपोनेंट का क्या क्या आ गया, तो यहाँ पे देखिए x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट अप टू मोल फ्रैक्शन ऑफ nth कंपोनेंट कितना आ गया, वो आ गया 1, ठीक है। याद रखना है इस बात को जब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, हमको फाइंड कैलकुलेट करना है हर एक कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, मिथानॉल और 1 ग्राम मिथानॉल प्रेजेंट है और 2 ग्राम इथानॉल प्रेजेंट है। तो हमको दोनों का क्या पता, दोनों का क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन, मिथानॉल का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, इथानॉल का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को तो पहले मिथानॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मिथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, इथानॉल का CH3CH2OH। यहाँ पे लिख देते हैं हम मिथानॉल, मिथानॉल क्या होता है CH3OH, और इथानॉल क्या होता है, इथानॉल होता है क्या C2H5OH, और लिखना चाहें तो CH3CH2OH, तो ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है बात। तो मिथानॉल का कितना अमाउंट दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है। तो मिथानॉल दोनों का हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, मोल फाइंड कर लेते हैं। तो मिथानॉल के लिए CH3OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथानॉल बोलते हैं, और मिथानॉल, ठीक है। इसका कितना है देखिए, तो W1 इसका जो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और मोलर मास कितना होगा मिथानॉल का, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मिथानॉल का, तो यहाँ पे M1 हम लोग फाइंड कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना, देखिए कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, ठीक है। अब मिथानॉल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम कितना है, 3 है, तो हाइड्रोजन एटम का मोलर मास कितना होता है 1, तो 3 एटम यूज हो जाए तो 1 × 3, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 1 × 3 कितना होगा 3। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है फिर 1, तो सबको ऐड कर देंगे तो 16 और 3 हो गया 19, आइए 1 कितना हो गया 20 और 10 हो गया 32, तो कितना आ गया 32 ग्राम पर मोल, किसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, मिथानॉल का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं क्या मिथानॉल का, N1 क्या हो जाएगा W1 बाई गिवन मास ऑफ मिथानॉल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथानॉल M1, ठीक है। W1 का वैल्यू कितना है, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथानॉल कितना है 32, तो 1/32 मोल आ गया, ठीक है N1। उसी तरह से इथानॉल का निकाल लेंगे, यहाँ पे C2H5OH इथानॉल, इसका नाम क्या है इथानॉल, तो इसका देखिए मोल, इसका गिवन मास कितना है W2, इसका भी दिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इथानॉल का, तो M2 लिख लेते हैं हम लोग। एक कार्बन एटम का मोलर मास होता है कितना 12 होता है, तो यहाँ पे कार्बन एटम 2 है, तो 12 2 24 प्लस 1 × 5 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 1, सबको ऐड कर देंगे तो 16 और 1 हो गया मेरा 17 और 5 हो गया 22 और 24 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6 मतलब 46, कितना आ गया 46 ग्राम पर मोल आ गया मेरा मॉलिक्यूलर मास किसका, इथानॉल का, क्लियर है बात। अब इसका भी मोल निकाल लेते हैं, मोल कितना मोल इथानॉल है, तो N2 =
गिवन मास ऑफ इथानॉल बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथानॉल। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इथानॉल का कितना है 46, तो आ जाएगा 2/46 है। 2/46 कितना आ गया इथानॉल का, आ गया मेरा मोल। क्लियर, कितना मोल इथानॉल है। अच्छा मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग किसका निकालते हैं, दोनों का निकालना है। तो पहले हम लोग x1 निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल। तो x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथानॉल n1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ सॉल्यूशन, तो n1 प्लस n2। ठीक है, अच्छा तो n1 का वैल्यू कितना है, तो 1/32। ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 का वैल्यू 1/32 प्लस n2 का वैल्यू कितना है 2/46। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना है हमको। ऊपर में कितना है 1/32 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना, इस फॉर्म में लेते हैं 32 इंटू 46 के फॉर्म में रहने देते हैं इसको। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 46, और यहाँ पे जो आएगा वो होगा 2 इंटू 32, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया 1/32 डिवाइडेड बाय 46 प्लस 32 इंटू 2 हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 46। देखिए ये 32 से ये वाला 32 कट जाएगा, ये 46 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला वैल्यू कितना है, ये वाला आ जाएगा मेरा वैल्यू 46 डिवाइडेड बाय 46 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 10, कैरी 1 मतलब 110 मतलब 46/110। किसका आ गया मोल फ्रैक्शन, तो मिथानॉल का। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 46 डिवाइडेड बाय 110, वैल्यू आ जाएगा 0.418। इसका मोल फ्रैक्शन आ गया मिथानॉल का। क्लियर है बात। अब इथानॉल का हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन तो हम लोग जानते हैं किस तरह से करेंगे। तो x1 प्लस x2 बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखें कितना आता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। x1 का वैल्यू हम लोग को पता है तो x2 का निकाल सकते हैं। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट मतलब इथानॉल इज इक्वल टू 1 माइनस x1। 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0.418। अब 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.418 करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 0.582। 0.582 ये किसका आ गया मोल फ्रैक्शन, आ गया मेरा इथानॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.582 और मिथानॉल का आ गया 0.418। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किया, आ गया आंसर। क्लियर है बात, किस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, देखें क्या है। देखिए तो अब इस क्वेश्चन में देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। देखिए क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हर एक कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन के अंदर है जिसमें इक्वल मास ऑफ मेथनॉल और इथेनॉल है। मिथानॉल और इथेनॉल का अमाउंट जो है वो क्या है इक्वल। ठीक है, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। ठीक है, दोनों का मास जो है गिवन मास वो इक्वल मिथानॉल और इथेनॉल का। ठीक है, तो बस कहना क्या लेट कर लेंगे, क्या लेट मास ऑफ मिथानॉल और इथेनॉल क्या W ग्राम ना, लेट मास ऑफ मिथानॉल CH3OH, अभी जो हम लोग देख के आए एंड इथेनॉल C2H5OH, दोनों का मास क्या है सेम है ना, इक्वल टू मान लेते हैं W ग्राम। ठीक है, ठीक है, अब मिथानॉल का नंबर ऑफ मोल निकाल, देखिए दोनों का मास तो पता चल गया W ग्राम है, नहीं दिया हुआ है मतलब W ग्राम मान लेते हैं क्योंकि इक्वल मास बोला है। ठीक है, तो सेम है दोनों का तो W ग्राम। ठीक है, अलग अलग बोलता तो W1 ग्राम और W2 ग्राम मानते हैं, लेकिन सेम मास है तो दोनों का W ग्राम W ग्राम। अगर 10 ग्राम ये है तो 10 ग्राम मिथानॉल है तो 10 ग्राम मिथानॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए तो हम मिथानॉल का पहले निकाल लेते हैं CH3OH, मिथानॉल का नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो देखिए N1 इज इक्वल टू गिवन मास W1 बाई M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथानॉल। तो गिवन मास कितना है मिथानॉल का W ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मिथानॉल का, तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर मिथानॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 ग्राम है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 32। ठीक है, ये आ गया W/32 मिथानॉल का नंबर ऑफ मोल आ गया। ठीक है, अब इथेनॉल का देख लेते हैं। तो C2H5OH होता है फॉर्मूला इथेनॉल का, तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा
नंबर ऑफ मोल ऑफ इथानॉल इज इक्वल टू W2 बाई M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथानॉल। तो W2 कितना दिया हुआ है, W सेम मास गिवन मास W, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इथानॉल का, तो देखिए अभी हम लोग निकाल देते हैं कितना आया था 46 ग्राम पर मोल, अब 46 पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है सबका। चलिए पहले हम लोग x1 मिथानॉल का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथानॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ सॉल्यूशन, N1 मोल ऑफ मिथानॉल प्लस मोल ऑफ इथानॉल, N1 प्लस N2। N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए W बाई 32 डिवाइडेड बाई N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई W बाई 32 प्लस N2 का वैल्यू कितना है W बाई 46, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए W बाई 32 डिवाइडेड बाई एलसीएम वही लेते हैं 32 इंटू 46, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ से W कॉमन ले लेंगे, दोनों में W है तो W को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे 46, यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक, इज इक्वल टू देखिए ये W से ये W कट गया, ये 32 से ये 32 कट गया तो कितना आ गया 46 डिवाइडेड बाई 6 2 8 मतलब 78 आ गया। 46 बाई 78 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 46 बाई 78, वैल्यू आएगा मेरा 0.589, कितना आ गया 0.589, ये मोल फ्रैक्शन x1 का आ गया। ये भी बाइनरी सॉल्यूशन है तो क्या होगा इसका, x2 का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 का वैल्यू निकाल मतलब x2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो 1 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 क्या है 0.589, इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 माइनस 0.589 करेंगे तो आएगा मेरा वैल्यू 0.411, 0.411। तो ये आ गया मेरा क्या मोल फ्रैक्शन किसका x2 का, ये वाला किसका आ गया मोल फ्रैक्शन x1 का, मतलब मिथानॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.589, इथानॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.411। क्लियर है बात। तो इस तरह कुछ अगर मास नहीं दिया हुआ होगा, इक्वल मास बोल देगा तो W की हम नेट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो इस तरह क्वेश्चन हम डिग्री में यानी प्रैक्टिस शीट में डाल देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला गया। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल, मिथानॉल का मोल फ्रैक्शन उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो 0.4 है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर, वाटर का सॉल्यूशन है मिथानॉल और वाटर मिक्स है, उसमें जो है मोल फ्रैक्शन जो है मिथानॉल का दिया हुआ 0.4, मोलैलिटी फाइंड करना है सॉल्यूशन का। मोलैलिटी क्या है, लिक्विड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैलिटी सॉल्यूशन का क्या है उसको फाइंड करना। देखिए यहाँ पे तो हमको सब चीज पता चल गया कि यहाँ पे देखिए एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ मिथानॉल का 0.4, मतलब मोल फ्रैक्शन पता चल गया। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1000 ग्राम हो गया, है ना। यहाँ से सब चीज निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या क्या यहाँ से और सब निकालना होगा, क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथानॉल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद मोलैलिटी निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ से तो हमको मोल फ्रैक्शन पता चल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिया हुआ है जो इसका मिथानॉल का, मिथानॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x2, जो दिया हुआ है मेरे मान लेते हैं वो 0.4 x2, ठीक है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को x1 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमको पता चल गया मास ऑफ, यानी वाटर का एक्वस सॉल्यूशन है तो 1000 ग्राम मास ऑफ वाटर, वाटर का जो मास है, मास ऑफ मोलैलिटी फाइंड करने बोला हमको, मास ऑफ वाटर कितना हो गया W1 हो गया मेरा, जो सॉल्वेंट का तरह काम कर रहा है वो 1000 ग्राम। तो हम वाटर का मोल नहीं निकाल सकते हैं, तो वाटर का मोल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो मोल ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा N1 मान लेते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या, गिवन मास कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, बाई मोलर मास कितना होता है वाटर का, वाटर का मोलर मास H2O का कितना होता है 1 × 2 + 16, मतलब कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल हो गया, मोलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास, है ना। यहाँ पे 18 पुट करेंगे तो 1000/18, नंबर ऑफ मोल किसका आ गया वाटर का, इतना मोल है 1000/18, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 55.55, ठीक है। अच्छा
अब नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथानॉल, मिथानॉल का कितना नंबर ऑफ मोल है वो तो हमको नहीं पता है, यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथानॉल मिथानॉल का नंबर ऑफ मोल क्या है नहीं पता, मान लेते हैं N2। कितना है नंबर ऑफ मोल मिथानॉल का, N2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको N2 फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल X2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथानॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ सॉल्यूशन, मतलब N1 प्लस N2, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल दिया हुआ है हमको कितना 0.4, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथानॉल नहीं पता है, N2 तो वैसे ही ना देंगे, N1 का वैल्यू पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है कितना है 55.55 प्लस N2, क्लियर है बात। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0.4 to 55.55 प्लस N2 इज इक्वल टू N2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.4 इंटू 5.55 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वैल्यू आ जाएगा मेरा, इसमें वैल्यू आ जाएगा 22.22 प्लस 0.4 N2 इज इक्वल टू N2। अब इसको उधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा वो N2 से, यहाँ पे देखिए यहीं पे कर लेते हैं हम सॉल्व, तो कितना बचेगा 22.22 इज इक्वल टू N2 माइनस 0.4 N2, मतलब 1 माइनस 0.4 N2, तो कितना बचेगा 0.6 N2, है ना। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं N2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे N2 का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 22, इसको 0.6 से डिवाइड कर देंगे, 22.22 डिवाइडेड बाय 0.6, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.6 से तो आ जाएगा मेरा वैल्यू 37.03, कैलकुलेटर के अंदर डालने के बाद कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथानॉल 37.06। अब मोलालिटी हमको फाइंड करना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, मतलब लिखते हैं हम लोग पहले इस तरह से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं तोड़ के, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो हम नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल हम लोग फाइंड कर लिए। मिथानॉल का कितना है, तो मिथानॉल का 37.03 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का मास कितना है 1000, अब W1 मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 1000। अब इसको काट दे, ये वाला कट गया तो कितना आ गया वैल्यू मेरा 37.03, क्या आ गया मेरा मोलालिटी। अब इसका पढ़िए क्या मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 37.03 मोल मिथानॉल प्रेजेंट है, क्लियर है बात। यहाँ पे क्या है, समझ में आ गया यहाँ तक बात, अच्छा क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है, तो हम प्रैक्टिस शीट के अंदर और सब क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो रखते हैं हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर समझेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझेंगे, क्लियर है बात।